नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, हेमंत अत्री जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। एक बड़ी खबर है और पूरे देश में जो सैकड़ों अंधभक्त मौजूद हैं, सैकड़ों में मानता हूं, हो सकता है वो लाखों करोड़ों हो, अरबों हो, खरबों में भी हो सकता है। उनके लिए एक बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो बड़े वाले हैं उन्होंने छोटे वाले का पॉडकास्ट शेयर किया है। यानी ट्रम्प ताऊ जी, उन्होंने मोदी जी का जो पॉडकास्ट था 3 घंटे 17 मिनट का झूठ का पुलिंदा जो था, उसको शेयर किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। अब ये जश्न का मौका है ही है। दुनिया का बॉस जिसको आप लोग मान लिए हैं, जिसको आपने मोदी का बॉस मान लिया है, अपने वाले मालिक का बॉस मान लिया है। आजकल भारत में ट्रम्प किसी को फटकारता है तो हेडलाइन गोदी मीडिया भी लगाती है, ट्रम्प की फटकार से हिल गए फलाना देश। ऐसा लगता है कि ट्रम्प के फटकार से वो हिल गया तो भारत, मतलब कहते हैं ना कि आत्ममुग्धता और जो है स्वयं को तुष्ट करने का, वो इससे बेहतर उपाय कोई है नहीं। तो ट्रम्प साहब ने शेयर किया तो आप लोग खुश हो जाइए, लेकिन उसको शेयर किया क्यों, उसकी वजह तो हम लोग तलाशेंगे। शेयर इसलिए किया कि पूरी दुनिया में लाख, 2 लाख, 5 लाख आबादी वाले देश से लेकर के और जो सुपर पावर को चैलेंज करने वाले देश हैं, सबने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बेशर्म वो भी कम नहीं है। इतना बेइज्जत जितना वो 2 महीने में बेइज्जत हुआ है, अमेरिका के 300 साल के इतिहास में कोई बेइज्जत नहीं हुआ होगा। उसने रिकॉर्ड बनाया है। इतनी तेजी से, जितना तेज वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल नहीं बैटिंग किए, विवियन रिचर्ड्स नहीं बैटिंग किए होंगे, उससे तेजी से बेइज्जत हुआ है। लेकिन उससे भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, बेइज्जती को वैसे झाड़ देता है और अगली बेइज्जती के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक अकेला पूरी दुनिया में अगर ट्रंप को कोई इकलौता अंधभक्त मिला तो नरेंद्र मोदी के रूप में मिला। ट्रंप एक बार एक सलमान खान की फिल्म आई थी, उस फिल्म में डायलॉग था, सलमान खान अपने जीजा जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। तो उसका एक डायलॉग पूरे फिल्म में होता है, पूरी फिल्म का नाम नहीं याद है लेकिन डायलॉग याद है। वो कहता है, जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा। यहां पर मैं किसी को रिश्ते से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल मोदी जी का मिजाज वैसे ही है कि जो ट्रंप कहेंगे, माय फ्रेंड डोनाल्ड कहेंगे, मैं वही करूंगा। इस रूप में पहला अंधभक्त प्राप्त किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप को बधाई हो। लाखों अंधभक्त बनाने वाले मोदी जी पहली बार अंधभक्त बन गए हैं और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के बने। यही विषय चर्चा का है। मैं सीधा पहला सवाल लेके चलूं उससे पहले एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, कटिंग है, वो दिखाता हूं। मोदी स्पीकिंग ट्रम्प्स लैंग्वेज, कांग्रेस स्लैम्स पीएम ओवर हिज रिमार्क्स अबाउट ग्लोबल बॉडीज बिकमिंग इररिलेवेंट। ये इसलिए कहा है कि मोदी जी ने अपने पॉडकास्ट में यूएन को, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूनाइटेड नेशंस को, उन्होंने कहा कि नहीं, बेकार है, किसी काम का नहीं। डब्ल्यूटीओ, यूएन, डब्ल्यूएचओ, भारत के लिए इनकी भूमिका बाकी देशों के लिए क्या है क्या नहीं है वो अलग रखिए आप। भारत के लिए बड़ी भूमिका है, थोड़ी बहुत कमी सब में होती है। वो डब्ल्यूएचओ है जिसने भारत में पल्स पोलियो का अभियान चलाया और भारत को पोलियो मुक्त बनाने का उसने बीड़ा उठाया। ये डब्ल्यूएचओ था। अब डब्ल्यूएचओ से भी जो है ट्रंप अपने आप को अलग कर रहे हैं। उनके लिए डब्ल्यूएचओ भी बेकार है, उनके लिए यूएन भी बेकार है, उनके लिए डब्ल्यूटीओ भी बेकार है। अब उनके लिए बेकार है तो हमारे लिए कैसे बेकार हो जाएगा? लेकिन मोदी जी वही राग अलाप रहे हैं जो राग बेशर्मी, राग गंधर्व के बजाय राग गंध जो फैला रहे हैं ट्रंप, वही राग ये भी अलाप रहे हैं। हेमंत भाई, ये क्या मोदी जी अब भारत की विदेश नीति वगैरह जो है, ये हम लोग हालांकि एक बार चर्चा किए थे कि फ्रेंचाइजी पर दे दिया है। क्या मोदी अब रोज सुबह सुबह ट्रंप के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और उसी को यहाँ रिपीट करेंगे? भारत की अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता खत्म हो गई क्या? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, हिंदुस्तान की जो
ये अपनी विदेश नीति है, ये 67 साल तक 2014 तक ना केवल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रही बल्कि गुटनिरपेक्ष भी रही। और हमने दोनों ही पावर सेंटर्स के साथ एक बैलेंस बना करके रखा, चाहे वो रशियन ब्लॉक था चाहे वो अमेरिकन ब्लॉक था। और उसके बाद भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी रही, नेहरू जी के टाइम से लेकर के लगातार। 2014 के बाद जिस दिशा में आप देख रहे हैं मामला, और अब जो आपने आज ये बात कही है, ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है। और यूनिलेटरली, ना तो इस पे कि विदेश नीति इस तरीके की हो कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे यूएनओ हो चाहे WTO हो, जितनी भी चीजें हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज, जितनी भी चीजों का ट्रंप विरोध करते हैं, अगर आपको विदेश नीति में इतना सी चेंज करना है ओवरनाइट, तो आप यूनिलेटरली नहीं कर सकते। अकेले मोदी ने उनको उठा के वो कर दिया। मोदी को इस देश के शहंशाह नहीं है, वो इस देश के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और लोकतंत्र के अंदर जो इस तरह की नीतियां होती हैं, इंडिपेंडेंट नीतियां, विदेश नीति, ये ओवरनाइट नहीं बदली जाया करती किसी एक का पिछलग्गू होकर के, चाहे वो कोई हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे कोई वो और कोई भी व्यक्ति हो। ये सारी की सारी चीजें हमारे एक समय से 66 साल तक लगातार चली आ रही थी, 47 से 2013-14 तक। अब जैसा आपने कहा कि मोदी बेसिकली प्रधानमंत्री नहीं, वो हिंदुस्तान के शहंशाह के रूप में वो जो चाहे, जैसे चाहे, जिसको जो मर्जी चाहे आर्टिकुलेट कर दे। और बस भक्तों को एक बूस्टर डोज मिल गया। और मजेदार बात यह है कि जो कल का जो इंटरव्यू था, मोदी ने तो दिया था भक्तों को बूस्टर डोज। हकीकत में उनके भक्त थोड़े से डिमोरलाइज थे जब से ट्रंप बने हैं 20 जनवरी से लेकर के। रोजाना उनको सुननी पड़ रही थी, रोजाना उनकी बखिया उधेड़ी जा रही थी, तमाम चीजें, नाकामियां। और लेकिन ये जो था, अप्रत्यक्ष तौर पर ये ट्रंप को भी बूस्टर डोज मिल गया। आप कहेंगे कैसे? कि जब से ट्रंप बने हैं, उनको दुनिया के किसी कॉर्नर से कोई सपोर्ट नहीं मिला आज तक। हर नेता वहां जा रहा है, हर नेता उनकी बातों का विरोध कर रहा है, हर नेता उनके मुंह पर उनका फैक्ट चेक कर रहा है, बाहर आकर के उनकी नीतियों को रिजेक्ट कर रहा है। तमाम तरह की चीजें आपने, तमाम बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, तमाम नेताओं का आपने रुख देखा, पूरी दुनिया का रुख देखा। चाहे उनके जो सबसे पुराने एलाइज हैं, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मेक्सिको, कोई देश देख लीजिए आप, एवरीबडी इज अप इन आर्म्स अगेंस्ट हिम। तो उनको अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से एक समर्थन मिला मोदी जी से, और वो एक जो समर्थन भी मिला वो अप्रत्याशित है। ऐसा अप्रत्याशित के हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ नहीं। लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए, और डॉगी मीडिया ये बात कभी बताएगा नहीं। आपने यूनिलेटरली एक तरफा ढंग से कैसे ट्रंप की सारी नीतियों को आपने ऑनडाउस कर दिया। आप ट्रंप को सर्टिफिकेट बांटिए, अपनी चमचागिरी कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, आपकी मजबूरियां सारा देश और दुनिया जानता है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की इन नीतियों को क्या हिंदुस्तान ने रिजेक्ट किया या मोदी ने रिजेक्ट किया है? आमतौर पर आपने देखा है कि विदेश नीति के मामले में हिंदुस्तान हमेशा एकजुट होता है, हमेशा सरकार के साथ खड़ा होता है। और लेकिन ये तो इसमें तो किसी ने चर्चा की नहीं, इन्होंने तो किसी से, क्या इन्होंने विपक्ष से बात की है? क्या सर्वदलीय मीटिंग हुई है? वहां पर उन्होंने कोई ऐसा पक्ष रखा है? आमतौर पर जब अमेरिका से आए थे, जिस तरीके का व्यवहार ट्रंप ने किया था, उसके बाद मोदी को विपक्षी नेताओं को बुला के ऑल पार्टी मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, उनकी राय नहीं लेनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं किया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप को भी पहली बार एक भक्त मिल गया, और उसने एक पल नहीं लगाया, जैसे ही मोदी जी का पॉडकास्ट आया उसने भी उसको रिट्वीट किया है, जो भी किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो कर दिया। तो हिंदुस्तान की जितनी भक्त सेना है वो तो लहलोट हो गई। आपने कहा हजारों, ये तो करोड़ों है, हजार नहीं, करोड़ है, करोड़ से भी ज्यादा है। तो वो तो लहलोट तो हो गए, लेकिन इसकी कीमत तो देश अदा करेगा ना। कि आप हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी जो तीसरी बनने के सपने देख रही है, वो किसी का दुमछल्ला बन सकते हैं क्या? क्या हम किसी की पूंछ पकड़ के चल सकते हैं? और अपनी जो इस्टेब्लिश्ड फॉरेन नीति है, देखिए यूएन के अंदर तमाम कमियां हैं, और हिंदुस्तान लगातार उसके बारे में, उसमें सुधार के लिए, उसके चार्टर में सुधार करने के लिए, उसमें स्थायी सदस्यता के लिए दशकों से प्रयास कर रहा है, होने भी चाहिए। लेकिन ट्रंप ने कह दिया, इसलिए आपने सबको रिजेक्ट कर दिया। बताइए, पेरिस क्लाइमेट चेंज कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं यूनिलेटरली? मोदी जी कर सकते हैं क्या? यूएन को कर दिया, डब्ल्यूएचओ का आपने इतिहास बताया, उसका कंट्रीब्यूशन बताया। तो बेसिकली मोदी जी का हकीकत ये है कि मोदी जी को समझ नहीं है इन चीजों की, हकीकत तो ये है। वरना इस इंटरव्यू के अंदर आपने देखा किस किस तरह का एक कंप्लीट पीआर का पैकेज था। ये मैं तो ये मानता हूं, ये इंटरव्यू गंभीर था ही नहीं, ये इंटरव्यू भी नहीं था, ये कंप्लीट पीआर एक्सरसाइज है। एक अपनी भक्त सेना को एक बूस्टर डोज देने के लिए, उससे इनडायरेक्टली बूस्टर मिल गया अपने ट्रंप को, उसने उसको उठा के शेयर कर दिया। लेकिन असली सवाल ये कि क्या मोदी जी इस तरीके से देश को हाँक सकते हैं क्या? जो हम बार बार कहते हैं कि देश की विदेश नीति मोदी नीति बन चुकी है। अभी तक तो वो ऑप्टिक्स करते थे, थिएट्रिक्स करते थे, गलबहियां करते थे,
फोटो खिंचाते थे, झूले झुलाते थे, तमाम उस जगह फोटोग्राफी करवाते थे, अलग अलग जगहों पे नेताओं को घुमा करके। किसी को गुजरात ले जाते थे, नमस्ते ट्रम्प। शी जिनपिंग को गुजरात में लेके गए थे, किसी को कहीं लेके जाते थे। अब उन्होंने देश की जो मूल विदेश नीति के कोर पर हमला कर दिया है। ये हमला है। आप इस तरीके से डिजास्टर्स चेंज नहीं कर सकते एकदम। वो भी ट्रम्प कह रहा है इसलिए कर दिया आपने। एक होता है किसी की बात का समर्थन करना मेरिट्स के आधार पर, और एक होता है एक भक्त बन करके किसी भी बात को एंडोर्स कर देना, जो वो कह रहा वही ठीक है। तो इतने बड़े देश ऐसे नहीं चला करते। आप किसी की पिछलग्गू नहीं हो सकते। हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन नीति है। हम गुटनिरपेक्ष का आज उसका कोई मतलब नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, लेकिन हम उसके अगुवा रहे। हमारी वर्ल्ड ऑर्डर में एक्सटेंडिंग रही है। केवल एक विदेशी आदमी को इंटरव्यू दे करके और आप फॉरेन जो क्या नाम फॉरेन पॉलिसी हमारी है उसको टिप्सी टॉपिक कर दोगे, पलट दोगे रातों रात, ये संभव नहीं है। आपने एक बार के लिए ट्रंप को खुश कर लिया, लेकिन ट्रंप तो सन की आदमी, उसका थोड़ी पता अगले पल कल फिर कह देगा मैंने बेनकाब कर दिया मोदी को, इसलिए उन्होंने टैरिफ कम कर दिए। खुद ही कह दिया भाई ने। पीयूष गोयल ने आज तक नहीं बताया, मोदी जी ने आज तक नहीं बताया। कल के इंटरव्यू में भी कुछ नहीं पूछा। ट्रंप ने घोषणा कर दी कि हमने बेनकाब किया था, वो तैयार हो गए बातचीत के लिए, इसके लिए टैरिफ कम करने के लिए। तो ऐसे मूर्ख आदमी का तो समर्थन करने से पहले भी 4 बार सोचना चाहिए। वो कल फिर जाके समर्थन कर देगा, फिर आप क्या करेंगे? इसके हेमंत भाई और थोड़ा तह में जानना जरूरी है। यूएन की बात की, मोदी जी की नजर में इररिलेवेंट हो चुका है यूएन। इररिलेवेंट यूएन में आप अस्थायी सदस्यता के लिए क्यों माथा फोड़ रहे हो? देखिए, बहुत हम तर्कों पे जाना चाहता हूं। बाकी तो मोदी और ट्रंप ये दोनों कुंभ में बिछड़े हुए थे। एक बड़ा वाला वहां पे मिला जाकर के और छोटा वाला यहीं रह गया है। बहुत मोटा मोटा मुझे देश के अंधभक्त या जो भी जागरूक नागरिक है सभी बताएं इस बात को कि जब इररिलेवेंट है ये यूएन, इसका कोई औचित्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है, रीढ़विहीन है, कमजोर है, प्रासंगिकता नहीं है इसकी। जितने शब्द हो सकते हैं इस टाइप के सभी आप इस्तेमाल करें। फिर इसमें अस्थायी सदस्यता के लिए क्यों माथा फोड़ रहे? इसमें अस्थायी सदस्यता हमको मिल सकती है, मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसके नाम पर भी देश भर में डंका बजवाया गया है कि मोदी जी जो है यूएन में भारत का कद बढ़ा रहे हैं, मोदी जी यूएन में भारत को मजबूत कर रहे हैं। भाई, जिसकी प्रासंगिकता नहीं है वहां मजबूत क्यों कर रहे हो तुम? और वहां मजबूत करके क्यों डुगडुगी बजवा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, इररिलेवेंट है तो आप पाकिस्तान को जो है वो जा रहा है, वो भी जो है अपनी लामबंदी कर रहा है, उसी जाने दो। फिर जो इररिलेवेंट जगह पे जाए, दुश्मन जाए, अपना टाइम वेस्ट करे। हम लोग का टाइम कीमती है, हम लोग क्यों वेस्ट करें टाइम? वहां जाते हो, जितने जो है वहां के अस्थायी सदस्य हैं, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, वो वीटो, रूस है, वो वीटो कर देते हैं आपके 1 मिनट में। आप आतंकी मामलों में लेकर के जाते हो, पाकिस्तान का मामला लेके जाते हो यूएन में, 1 मिनट में चीन एक वीटो कर देता है, आपका धरा का धरा रह जाता है। अब बता रहे हो इररिलेवेंट है, तो क्यों लेकर के वहां जाते हो? आप जिस पंचायत की बात का महत्व ही नहीं है, वहां कोई केस लेके जाता है हेमंत भाई? जाता है क्या वहां केस लेके कोई? ये अपने मुंह पे कहते हैं ना कि अपने मुंह पे ऐसे ही काली कीचड़ उछालो और नीचे अपनी गर्दन ऐसे उछाल दो कि हमारे ही मुंह पे गिरना चाहिए कीचड़, दूसरे मुंह पे गिरा तो पेनाल्टी ले लूंगा। ये उसी टाइप की हरकत नहीं है क्या मोदी जी की? नहीं, ये बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट है। इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। और ऐसी कोई स्थिति है भी, देखिए हर आदमी ये जानता है, पूरी दुनिया समझ रही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 2 दशकों में कम से कम जो पिछले हालात बदले हैं दुनिया के, चाहे वो इजराइल हमास का मामला हो, चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो, और तमाम ऐसे मसले रहे हैं जहां पर यूएन अपनी भूमिका निभाने में बुरे तरीके से नाकाम रहा है। लेकिन एक संस्था दुनिया को आज भी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को एक तरीके से संयमित करे, बैलेंस करे, चीजों पे नजर रखे, थानेदारी ना करे, एक आम सहमति के हिसाब से चले चीजों को। यूएन के अंदर लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कई दशकों से ड्रास्टिक सुधारों की मांग होती आई है। हर एक संस्थान में वक्त के साथ साथ कुछ कमियां एक्सपोज होती हैं। उन कमियों को दूर किए जाने की जरूरत होती है, मिल बैठ करके, ना कि ट्रंप के एक इशारे पर आप उसकी एग्जिस्टेंस को आउटराइटली रिजेक्ट कर लो, उसको इररिलेवेंट बता दो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो चीज इररिलेवेंट है उस पर समय क्यों खराब करना है, उसके लिए एफर्ट खराब क्यों करना है, एनर्जी क्यों खराब करनी है? लेकिन उतनी समझ नहीं है। फिलहाल तो देश के अंदर एक एजेंडा चल रहा है मोदी जी का और उनकी भक्त सेना का कि किसी तरीके से ताऊ को खुश कर लो, ताऊ को खुश रख लो बस।
अमेरिका वाले जो ताऊ है वो किस तरीके से खुश रह जाए, और आप मान के चलिए कि उस ताऊ को कोई खुश कर नहीं सकता, ये आप लिख के रख लीजिए, उस ताऊ को आप पूरी जिंदगी लगे रहे वो खुश नहीं हो सकता। ही इज सच ए डिमांडिंग मैन। वो आदमी सुबह से शाम तक तो झूठ बोलता है। हाँ पिछली टर्म की मैं आपको भक्तों को बता दूं उनके ताऊ के बारे में, पिछली टर्म जो थी उनकी 4 साल की राष्ट्रपति की, औसत दिन में हर रोज 20 झूठ बोलते थे वो। और अमेरिकन मीडिया ने जो लाइव मीटर लगाया था उनके लिए, झूठ का मीटर, उसमें उसका आप देखेंगे तो 4 साल के अंदर 30,573 झूठ बोले थे जो रिकॉर्डेड है। 30,573। अब अपने वाले के तो कोई रिकॉर्ड करता नहीं है। पहले कभी माँ का जिक्र करते थे, कल मामा का जिक्र कर दिया, नंगे पैर स्कूल जाना और सारी पता नहीं क्या क्या, रोज कोई नया नया एजेंडा, प्रोपेगेंडा, कुछ भी, भीख मांग ली, चाय बेच दी, जो भी कर दिया। तो वो इनसे बड़े वाला आइटम है। 30,573 झूठ बोलने के लिए भी दम चाहिए, बोल देता है अगला। इस बार की भी काउंट हो रही है। दिक्कत सबसे बड़ी आशीष भाई क्या है कि नीतिगत मामले किसी व्यक्ति के विम और फैंसी पर तय नहीं हुआ करते भारत जैसे देश के। वी आर ए डेमोक्रेसी, मोदी जी खुद ही कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ करके। मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वसुधैव कुटुंबकम, ये बात टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोलते हैं। उसके बावजूद भी यूनिलैटरली एक तरफा ढंग से खुद ही उन्होंने ट्रंप की उन सारी बातों को, जो मूर्खतापूर्ण नहीं, विधिवेश भी एक तरीके का रखती है। अगर यूएन फेल हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन 5 बड़ी पावर्स की है। आप तो उसमें स्थायी सदस्य भी नहीं हो, उसके बावजूद जिस तरीके की। मैं एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई हम लोग जब चर्चा करें तो 2 आदमी भी अगर उसको समझने की कोशिश करें तो समझें उसको, और हमें भी सलाह देना हो तो वो दे पाए। एक स्टेप और आगे बढ़े। एक तो आप देखे होंगे जितने देश के, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जहाँ पे भी अशांति होती है, यूएन शांति सेना भेजता है। भारत की तरफ से घाना से लेके तमाम अफ्रीकन कंट्रीज में शांति सेना जाती रही। खैर, वो तो हमारे लिए एक मतलब एक कह लीजिए कि आप मेडल है कि हमारी भी शांति सेना दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाती है। यूएन के जो फेल होने की बात है या कमजोरियों की बात है, अगर उन कमजोरियों पे जाएँगे तो उनकी कमजोरियों के असली वजह कौन है? उनकी कमजोरियों की असली वजह है चीन, अमेरिका, रसिया। मैं ब्रिटेन और फ्रांस को भी वहाँ पर थोड़ा-सा नीचे रखता हूँ, और खासकर अमेरिका, रसिया और चीन, ये 3 उसके कमजोर होने के, उसकी कमजोरियों को जो सामने आई उभर करके, उस यूएन की जरूरत किसको है? उस यूएन की जरूरत भारत जैसे देशों को है, साउथ अफ्रीका को, ब्राजील को, अर्जेंटीना को, मैक्सिको को, कनाडा को, इन देशों को उस यूएन की जरूरत है। हमें तो ताकत से लड़ना चाहिए था कि यूएन जेबी नहीं है अमेरिका का, हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। हेमंत भाई, ये महत्वपूर्ण हम आपसे अभी और आगे इलैबोरेट करवाएंगे, समझेंगे। हमें चाहिए था कि हम लड़ते कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ये जेबी नहीं है अमेरिका का, अमेरिका के अपने घर का प्रोडक्ट नहीं है, उनके घर का कोई संस्थान नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। वो ठीक है, वीटो है, वो अस्थायी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन हम भी मेंबर हैं। वो इस पूरी दुनिया के लिए बना है, यूएन पूरी दुनिया के लिए बना है। तो उसको सुधारने के लिए हमको सर उठाना चाहिए था, हमको लड़ना चाहिए था। वैचारिक हम नहीं जोर आजमाइश कर सकते थे कि ट्रंप के साथ कुश्ती लड़े। वैचारिक रूप से एक होता है ना कि हमेशा वैचारिक लड़ाइयां होती है, वो वैचारिक लड़ाई लड़ने वाला सबसे ताकतवर माना जाता है। वैचारिक रूप से ये हम पहले लाइन रखते हैं कि ये देश की जो ताकतवर अपने आप को मुल्क कहते हैं दुनिया के, ये इस यूएन को कैद कर रखे हैं, डब्ल्यूएचओ को कैद कर रखे हैं, सबको इन्होंने कैद कर लिया है, अपने फायदे और नुकसान के मुताबिक इससे निर्णय करवाते हैं। आखिर इजराइल और गाजा, फिलिस्तीन, ये मामला क्यों फंसा है? क्योंकि वहां पर अमेरिका का इंटरफेरेंस है, इसलिए यूएन कुछ नहीं कर पा रहा ना, इसलिए यूएन नहीं कर पा रहा है कि वो अमेरिकी हित वहां पर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। रसिया और यूक्रेन में रसिया खुद ही एक पार्टी है, इसलिए नहीं कुछ कर पा रहा ना। जो 5 अस्थायी मेंबर है वो खुद एक इधर पार्टी है। इजराइल वाले में भी एक पार्टी, वहां इजराइल को मत देखिए, वहां पे असली तो अमेरिका है, इजराइल को बैठा रखा है वहां पे, इसीलिए उसने जो है खाड़ी देशों के बीच में इसलिए बैठा रखा है। ये बेसिकली वैचारिक के साथ साथ एक सैद्धांतिक लड़ाई भी है। देखिए, जब दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन बना था और उसके बाद तुरंत बाद भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम की एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखिए आप कि 2 ब्लॉक दुनिया में बिल्कुल ओपन थे, एक रशियन ब्लॉक था, एक यूएस का ब्लॉक था। उसके बावजूद भारत ने क्या नीति चुनी? मध्य मार्ग, गुटनिरपेक्ष नीति।
और पूरी दुनिया में उसका एक बड़ा अगुवा बन करके भारत उभरा, उसके साथ तमाम देश जुड़े। और इंदिरा जी के टाइम में तो गुटनिरपेक्ष का कितना बड़ा सम्मेलन हुआ था हिंदुस्तान के अंदर 70 के दशक में, आपको याद होगा, ऐतिहासिक। तमाम दुनिया के हाँ, नेता जो उसके अंदर आए थे। और भारत एक तरीके से तब था विश्वगुरु कि दुनिया में इन 5 सुपर पावर जो सो कॉल्ड ये 5 लोग हैं स्थायी उस वाले मेंबरशिप वाले, उसके अलावा तो बाकी सारे देश तो अपने खास अंदाज में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपनी जगह तलाशते थे। तो इससे तो एक बात साबित होती है कि मोदी जी ने गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग दिया है क्या? जो वो ट्रंप कहते हैं उसी को मान लेते हैं, आंख बंद करके मान लेते हैं, बिना किसी लॉजिक, बिना तर्क के, केवल ट्रंप के दरबार में नंबर बनाने के लिए मान लेते हैं। इसका कोई और तर्क बता दीजिए मुझे, जो उन्होंने कल कहा कि ट्रंप इतने ऊर्जावान है, ट्रंप का पूरा एक्शन प्लान तैयार है, ट्रंप मुझे बड़ा पसंद करते हैं, फला करते हैं। ये क्या चीज है? आज ट्रंप कंप्लीटली आइसोलेटेड है अपने देश में, कोई नहीं पूछ रहा उसको, पूरी दुनिया की थानेदारी उसकी चली गई। यहाँ ट्रंप और इनका, अब जो कल उन्होंने इनकी बात को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, एक बात तो आप मानेंगे ना कि हालत अब ये होगी है मोदी और ट्रंप की कि तुम हमें पंथ को, हम तुम्हें निराला। हकीकत तो यही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। कुछ और हो तो बता दीजिए। और जब अमेरिका की बात आती है, जैसे मोदी ने कहा कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है। अगर मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट होता तो वो ट्रंप ने जो कुछ व्हाइट हाउस में सरेआम पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कहा, इन्होंने काउंटर क्यों नहीं किया उसको? क्यों नहीं किया? मुझे एक लॉजिक बता दीजिए आप। ब्रिक्स के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, ब्रिक्स को वो रिजेक्ट कर चुका है, उसके कहने से यूएन को रिजेक्ट कर चुके हैं। ये रहेंगे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन वैसे इरिलेवेंट होता जा रहा है, तो हिंदुस्तान रहेगा कहाँ? ये सवाल नहीं आएगा क्या? पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम था, पूरी की पूरी जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो किसी एक व्यक्ति की मोहर से नहीं चल सकती। डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर यहाँ विचार विमर्श की गुंजाइश है, यहाँ पर सर्वदलीय एक व्यवस्था है, सब चीजें हैं। और आपको कुछ करना भी होता है तो पहले उनसे बात करनी होती है, बाकी विपक्षी दलों से। ये हमेशा से रहा है। जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि जो ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ बदतमीजियां की, मोदी जी को तुरंत यहाँ पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके, और आपने कहा, बिल्कुल सही कहा था कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता। लेकिन वो तो परंपरा नहीं है ना, वो नियत नहीं है। बेसिकली आप ये देखिए कि यूएन इरेलेवेंट हो गया, ठीक बात है, कुछ समय के लिए तमाम मसलों के ऊपर। लेकिन जो ये इजराइल का जो चला वहां पर फिलिस्तीन के साथ, क्या मोदी जी ने एक शब्द बोला कभी? कितना खतरनाक किस्म का नरसंहार किया है इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर। क्या मोदी जी चूं कर पाए उस पर? यूक्रेन वाले मसले में क्या रोल रहा आपका, बता दीजिए। उधर भी जाके वो करेगा लड़ाई समाधान नहीं है, वहां भी लड़ाई का समाधान नहीं, इसका आगे क्या? ये तो जुबानी जमा खर्च है। दिस इज व्हाट यू कॉल लिप सर्विस इन इंग्लिश। इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि जो फॉरेन पॉलिसी है, ये बहुत गंभीर विषय है। ये देश की जो ओवरऑल नीति है, वो पिछले 66 साल से जो चली आ रही थी, उसको आप ओवरनाइट बदलने की हिमाकत मत कीजिए। आप लिख के रख लीजिए, ट्रंप और मस्क आपसे कभी खुश नहीं हो सकते। उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जाएंगी। जितना आप झुकोगे वो उतना क्रश करते जाएंगे, वो आपको डिमीन करते जाएंगे। मान के चलिए, ट्रंप इस दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाह रहे हैं। दुनिया में फाइनली 2 या 3 ब्लॉक उनकी इच्छा है, एक वो खुद, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना। लेकिन रशिया की आज उतनी बुक्कत नहीं बची है, माफ कीजिएगा, उनके फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी काफी युद्ध के कारण और तमाम चीजों के कारण वो आज उस फुटिंग पर नहीं। तो अब जो ट्रंप की नीतियां हैं, वही नीतियां एग्जैक्टली आप देखेंगे तो शी जिनपिंग की है। विस्तारवादी नीति, साम्राज्यवाद नीति। पहली उनका क्या है? ग्रीनलैंड ले लो, कनाडा को अपना ये बना लो, पनामा नहर पर कब्जा लो। तो क्या मोदी जी उसका भी सपोर्ट करते हैं क्या? सवाल तो ये भी आएगा। तो क्या चाइना जो है वो वियतनाम का वो करता है, एनेक्सेशन करता है, तो मोदी चुप रहेंगे क्या? ये क्या विदेश नीति है? शी जिनपिंग के बारे में कह रहे हैं कि टकराव नहीं चाहिए, तो टकराव तो कभी भी नहीं चाहिए था। टकराव हुआ क्यों था? आपने तो टकराव, आप याद करिए क्या कहा था कि कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। जब कोई आया नहीं, घुसा नहीं, मोदी जी कल करे टकराव, कहा है टकराव? जब कोई आया ही नहीं तो खुद ही तो कहते हैं कोई आया नहीं, फिर कहते हैं टकराव खत्म हो गया, टकराव तो नहीं करना चाहिए। ये जो बातें हैं, इन बातों की एक बात बड़ी साफ है कि आपने हिंदुस्तान की आजाद विदेश नीति को एक पिछलग्गू नीति बनाने की प्रयासरत है आप। और जो भारत ने कुल अर्जित किया था लंबे समय तक, वो आप किसी एक पाले में खड़े होकर के भारत का पीढ़ियों तक का नुकसान सुनिश्चित कर रहे हैं मोदी जी। ये आप मानकर चलिए, नहीं तो भारत की आवाज इतनी बुलंद हमेशा रही है कि वो स्थायी सदस्य बेशक ना भी हो यूएन का, बेशक उसको वीटो पावर ना हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा क्लाउड रहा है इंटरनेशनल संस्थाओं के अंदर। ये बात कह करके आपने देश का भी कद छोटा किया है, ट्रंप का पिछलग्गू बनकर। ट्रंप तो वहां पे अटास लगा रहा होगा
लंकेश की तरह, कि देखिए आ गए, एक तो चलो कोई एक तो आया हमारे पास। इस तरह की बात तो कोई भी नहीं करता। जो अमेरिकन ब्लॉक के लोग हैं, यूरोपियन यूनियन है, इंग्लैंड है, तमाम चीजें, कोई नहीं बोलता इस तरह की बात। कनाडा भी नहीं बोलता। इन्होंने तो बिल्कुल आउटराइटली उनको सपोर्ट कर दिया। क्या नहीं, ये मतलब है इस तो बात का? और कहीं वह, कोई वह, देश में चर्चा हो, कहीं कोई इतनी बड़ी बात विदेश नीति में, इतना बड़ा बात कह दी मोदी ने, कहीं आपने किसी डॉगी चैनल पर, किसी अखबार में एडिटोरियल देखा है? छुपा गए इस बात को, छापा सब ने लंबा लंबा करके। क्यों? क्योंकि देखिए, वो जो इंटरव्यू किया ना, तो वो जर्नलिस्ट था, ना उसको इंडियन इश्यूज की समझ थी, ना उसको इंटरनेशनल इश्यूज की समझ थी। उसको तो पैरेटेड क्वेश्चन दिए गए थे, पैरेटेड रिप्लाईज थे, टेलीप्रॉम्प्टर से सामने बैठ करके एक खास अंदाज में इकोसिस्टम में शूट किया जाता है, फिर वहां एडिट किया जाता है, फिर टेप पहुंचा दी जाती है। इतनी सी बात है ना। तो वैसे में ऐसे व्यक्ति के साथ इंटरव्यू में, अब मोदी जी इससे आगे जो है, क्या उनको इसकी फॉलोआउट्स पता है? जब यूएन नहीं रहेगा, यूएन कोई दादागिरी की जगह नहीं थी। यूएन एक आम सहमति से चलने वाला पूरी दुनिया का एक वॉचडॉग था, एक खास किस्म से। और इन पांचों सुपर पावर्स ने, वीटो पावर्स ने मिलकर के उसको डिमीन करने की कोशिश की, उसको अंडर वैल्यू करने की कोशिश की लगातार अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में। और आपने सही कहा, तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका, चाइना और रशिया। अपने अपने उसमें उन्होंने किया, बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं, ना कोई विवाद करता लंबे चौड़े। तो होना तो ये चाहिए था कि उसमें सुधारों की चीज को हम लीड करते, और हो उल्टा रहा है। ये जो ट्रंप कह रहे हैं उसको हम ढोल पीट रहे हैं। भाई दिस इज वेरी मैं अनफॉर्चुनेट। इतने आखिर में 2 मिनट मैं इस पूरे चर्चा को निचोड़ इसका 2 मिनट में रखूंगा। अभी कहा हेमंत भाई ने कि इंडिया फर्स्ट, जैसे वो अमेरिका फर्स्ट, वैसे ही हमारे लिए इंडिया फर्स्ट। मैं कई बार सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये होड़ है कि पहले कौन अपने देश को तबाह करे। इंडिया पहले, हम इंडिया पहले करेंगे कि तुम अमेरिका करोगे? और उसका मैं नमूना बता दूं, ये अंधभक्त बन गए हैं, ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अमेरिका में भयंकर विरोध हो रहा है ट्रंप का। आज की मैं आपको खबर बताऊं, खबर मतलब आज आज की नहीं है, कलेक्टिव पूरी खबर है। अमेरिका में नासा के दफ्तर में, ऐसे तमाम दफ्तरों में आए हैं, नासा के दफ्तर में, इमिग्रेशन के दफ्तर में भी वापस आए हैं। कोरोना के समय से वर्क फ्रॉम होम था सरकारी कर्मचारियों का। वहां सरकारी कर्मचारियों के साथ एलन मस्क क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो है डीओजी एक है वहां पे, उसके जरिए सारी पावर दे दी गई है। 1 लाख सरकारी कर्मचारियों ने खुद नौकरी छोड़ दी। अब अमेरिका की हालत समझिए आप, खुद नौकरी छोड़ी। 8,000 कर्मचारी नासा के दफ्तर में जब आए तो उनके लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था जिस पे काम करें, वॉशरूम में टिश्यू पेपर जो है वो नहीं था, वॉशरूम में टिश्यू पेपर नहीं था। पूरे दफ्तर पर खटमल और कॉकरोच का कब्जा था। उसके बाद वो सब तख्ती लेकर के बाहर निकल गए प्रदर्शन करने। नासा के दफ्तर की बात कर रहा हूं मैं, नासा के। यही हाल इमिग्रेशन के दफ्तर में हुआ, वहां संदूकों पर बैठ करके काम किया है कर्मचारियों। अमेरिका के हालात ऐसे बन चले। तो इसलिए अमेरिका में तो वो कह रहे हैं ना अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका को पहले तबाह करने के लिए वो लगे हैं। उस होड़ में मोदी जी भी उनके पीछे शामिल है, कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट, क्योंकि आंख से आंख मिला करके तो बात करते नहीं। दूसरी बात एक और, पूरी दुनिया में हमने कहा था ना सबसे एक देश है ग्रीनलैंड, जिसको कहे थे कि हम मिला लेंगे। कुल 56,000 की आबादी है, कुल 56,000 की। उसने भी गाल पे चटाक से दिया था कि हम तुम्हारे मुट्ठी में नहीं कैद हैं, हमारी अपनी संप्रभुता है, ये सब मुमकिन नहीं है जो सोच रहे हो, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। 56,000 की कुल आबादी भाई, यहां पर तो उतने पता नहीं गायब हो जाते हैं कुंभ टाइप जगहों पर, जितनी वहां कुल आबादी है? और उसने हड़का दिया। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो अभी कहा था हेमंत भाई ने, ये G20 की अभी ताली पीट रहे थे लोग, तो मैंने उस समय एक कार्यक्रम किया था इस पे। सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन हुआ था भारत में, जो गुट निरपेक्ष जब हम थे, तो हमारी ताकत समझिए, सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन हुआ था, शायद साल 82 का था, इंदिरा गांधी के समय में दिल्ली में ही। 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में मौजूद थे, 100 देशों के। और उसी दौरान की घटना है जो हमारी ताकत बताती है, यासिर अराफात से लेकर फिदेल कास्त्रो तक। मतलब ये जो विकसित देश है, यूरोपियन कंट्रीज और रसिया, चाइना, अमेरिका, इनको छोड़ के पूरी दुनिया भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद थी साहब। और फिदेल कास्त्रो से लेकर यासिर अराफात तक थे। यासिर अराफात उस कार्यक्रम में
लोगों का मंच पर आना जाना जो ऑर्डर था, किसको पहले बोलना किसको बाद में बोलना, उसमें नाराज हो गए। यासिर अराफात भी उस दौर में दुनिया के चर्चित नेता थे। उन्होंने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं, निकल गए वहां से। फिदेल कास्त्रो ने रोका, नहीं रुके। इंदिरा गांधी को फिदेल कास्त्रो ने फोन किया। इंदिरा गांधी ने कहा मैं आ रही हूं, यासिर को रोकिए आप। फिदेल कास्त्रो ने यासिर अराफात को फोन किया, कहा इंदिरा गांधी आ रही हैं यहां, अब भी आप जाएंगे? यासिर अराफात गाड़ी घुमा करके लौट आए, कहे वो मेरी बड़ी बहन है, उनका आदेश हो जाएगा तो मेरे सम्मान में भी थोड़ी कमी रह जाएगी, तो मैं खड़ा रहूंगा। अगर मेरे सम्मान में कमी रह जाएगी तो भी इंदिरा गांधी आ रही है, वो मेरी बड़ी बहन है। ये था भारत भाई। क्या बात करेंगे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 3 दिन का कोर्स कर रहे हैं, क्रैश कोर्स सब कर रहे हैं। पढ़ो जाके पहले भारत का गौरव बेशर्मो। चलो इजाजत दीजिए हमें हेमंत भाई, फिर मिलेंगे। ये चर्चाएं बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये वाकई जब हम लोग चर्चा करते हैं लोगों को लगता होगा खाली चर्चा करके आधा घंटा टाइम पास। हम लोग रोज सोचते हैं 22 मिनट पे रुकेंगे, हो जाता है 30 मिनट 32 मिनट। क्योंकि जब इतिहास के पन्नों में जाइए और अपने देश को देखिए तब लगता है कि यार हम क्या थे। आज तो खाली ताली थाली में व्यस्त हैं, शोरगुल कान में इतना है, सच्चाई सुनाई देती नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सच बोले, आपके कान तक जाए सच। कल फिर मिलेंगे हेमंत अत्री जी के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में। नमस्कार।